हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल और हम स्मार्ट क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 यानी 4 चैप्टर का। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिसने भी वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर पहला पार्ट देख लीजिए। और आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं पार्ट 2। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपका एहसन सर और वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। तो भैया, आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं जो औद्योगिक नीतियां थी, मतलब औद्योगिक के अंदर जो उद्योग धंधे थे, हमारे जो उद्योग था वो किस तरीके से पनप रहा था, किस तरीके से डेवलप हो रहा था, कौन कौन सी हमने नीतियां चलाई थी या कौन कौन सी चीज़ें हम अपने जो नीतियां हम गवर्नमेंट ने बनाई थी या कौन कौन से रूल्स उसने जो बनाए थे वो कब कब और किस तरीके से फॉलो हुए और हमारा जो व्यापार था वो किस तरीके से आगे बढ़ता गया, डेवलप होता गया। तो इसी चीज़ को हम इसमें आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करते हैं। औद्योगिक नीतियाँ, मतलब औद्योगिक नीतियाँ क्या होती हैं और इनको किस तरीके से लागू किया था गवर्नमेंट ने। तो जो इसका होता है, इसका अर्थ है कि वे सभी सिद्धांत, नियम व रीतियों का विवरण है जिनको देश अपने उद्योग का विकास करने के लिए अपनाता है। मतलब कोई ऐसा नियम, सिद्धांत या फिर रीतियां या फिर जैसे वो बोलते हैं ना कि नियम कानून और रूल्स जो होते हैं, उन सभी को बोला जाता है औद्योगिक नीतियां। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसको क्यों फॉलो किया था? औद्योगिक नीति के जो महत्व था, इसका महत्व क्या होता है कि देश के औद्योगिक विकास की सुनियोजित मतलब सुनियोजित कर देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको क्या करना था, विकसित करना था। मतलब मीन्स यहाँ पर कि औद्योगिक नीतियों को जो फॉलो करना था, औद्योगिक नीतियों को फॉलो कराकर हम क्या करते थे, गवर्नमेंट ने क्या सोचा है कि जो उद्योग है, इस जो अर्थव्यवस्था है, इसको हम आगे जल्दी से डेवलप कर सकते हैं। राष्ट्र का मार्गदर्शन व निर्देशन भी करती है। मतलब राष्ट्र का मार्गदर्शन, मतलब अगर कहीं पर भी उद्योग आपका कहीं पर, या हम देखें किसी भी देश का या किसी भी कंट्री का देखें, अगर वहाँ पर टेक्नोलॉजी, उद्योग या फिर आपके जो इंडस्ट्री है या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी अच्छा है, वो देश क्या होगा, ऑलरेडी धीरे धीरे समृद्ध हो जाता है, वो काफ़ी अच्छा, और उसकी जीडीपी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और सारी चीज़ें वहाँ की हर कोई देश फॉलो करने की कोशिश करता है। सरकार को सुनिश्चित कार्यक्रम बनाने में मदद करता है। मतलब कि सरकार को सुनिश्चित सुनिश्चित मतलब निश्चिंत होकर आगे जो रणनीतियां बनानी होती है गवर्नमेंट को कि वो किस तरीके से आगे डेवलप करेगी अपनी कंट्री को, तो उसमें भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। लोगों का विकास कराने में भी क्या करता है, ये मदद करता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो औद्योगिक नीतियां हैं कि भारत में औद्योगिक नीतियां कौन कौन सी थी और कब कब किस किस समय पर ये लागू हुई थी। तो भारत में औद्योगिक नीति केंद्र सरकार ने भी अपने लेवल पर लागू करी है और अपने लेवल पर जो औद्योगिक नीतियां हैं वो राज्य सरकार भी लागू करती है। मीन्स कहने का कि अगर पूरे पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए अगर कोई नीति लागू होती है तो उसको कौन करती है लागू, वो केंद्र सरकार होती है। लेकिन एक पर्टिकुलर राज्य के लिए वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट ही क्या करती है, वहाँ की जो कुछ औद्योगिक नीतियाँ होती हैं वो उसके हाथ में होती है और वो अपने उद्योग को किस तरीके से डेवलप करती है, वो अपने आप की उद्योग नीति को लागू कर सकती है। तो केंद्र सरकार ने सबसे पहले जो औद्योगिक नीति लागू करी थी 1948 में इन्होंने लागू करी थी। उसके बाद में 1956 में औद्योगिक नीति को लागू दोबारा से किया गया। उसके बाद में कुछ चेंजिंग करके 1990 में कोई औद्योगिक नीति लेके आए थे ये। उसके बाद में 1997 में, 1998 में और 1991 में, ठीक है, 1980 में, ठीक है, सॉरी, 1980 और 1991 केंद्र सरकार ने आगे भी बहुत सारी नीतियां जो है वो उद्योग के लिए लागू करी हैं। लेकिन मेन हमारी क्या है जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटो है कि 1947 से लेकर और 1990 तक कौन कौन सी औद्योगिक नीतियों को ज़्यादा फॉलो किया गया था कि जो हमारा उद्योग था वो डेवलप हुआ है। तो उसी में ही कुछ जो नीतियां थी वो केंद्र सरकार ने भी लागू करी थी। जैसे कि 1978 में केंद्र सरकार ने लागू करी, उसके बाद में 1990 में लागू हुई है, 1994, 1998, 2010 और 2015।
ये सब केंद्र सरकार या केंद्र सरकार के अंडर में जो नीतियां आती हैं वो सभी इन्होंने लागू करी हैं। तो ये जो सारी नीतियां हैं इधर वाली, ये केंद्र सरकार की ही है। जो केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपने अपने लेवल पर क्या करते हैं, फैसले लेते हैं। लेकिन जो केंद्र सरकार होती है, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ये जो फैसले लेती है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए होते हैं। इसमें कौन सी ऐसी औद्योगिक नीति है जो सबसे ज्यादा फेमस हुई थी, वो आगे हम देख लेते हैं। तो चलते हैं आगे, ठीक है। हम पढ़ते हैं 1956 की औद्योगिक नीति, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मेन है। ये इस नीति को सबसे बेस्ट माना जाता है और ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी साबित हुई थी। इसी नीति के तहत हमने अपने जो इंडस्ट्री थी इसको डेवलप करने की पूरी कोशिश करी थी। तो इसके बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं जानकारियां। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1956 में जो औद्योगिक नीति लागू हुई थी उसकी क्या क्या विशेषताएं थी और उसमें कौन कौन से चीज़ों को विस्तार किया गया था और उसमें कौन कौन से फील्ड का, कौन कौन से उद्योगों का आगे डेवलप किया गया था। तो 1956 औद्योगिक नीति की जो स्थापना हुई थी वो 30 अप्रैल 1956। ध्यान रखना, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी 1956 औद्योगिक नीति की, तो आप बोल सकते हो 30 अप्रैल 1956 में। इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। उसके बाद में औद्योगिकरण की नीति में वृद्धि हुई, यहाँ तक कि जब इसको लागू कर दिया तो हमारी जो औद्योगिकरण था वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने लगा था, वो अच्छे से डेवलप होने लगा था। देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए बड़े व्यापारों को क्या करना था, विकसित करना था। तो उसके लिए क्या है, इस नीति को सबसे ज़्यादा फॉलो किया गया। सार्वजनिक क्षेत्रों का विस्तार करना भी इसकी मेन पॉलिसी थी। मतलब कि जो बड़े व्यापारी थे उनको आगे विकसित करना और दूसरी चीज़ सार्वजनिक क्षेत्रों को आगे बढ़ावा देना 1956 की पॉलिसी में लिखा हुआ था। कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योगों का विस्तार करना इसमें मेन पार्ट था इसका। जो कुटीर उद्योग मतलब जो छोटे छोटे उद्योग थे उनको और लघु उद्योग जो थे उनको डेवलप करना भी 1956 औद्योगिक नीति का एक मुख्य उद्देश्य था। रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करना इस औद्योगिक नीति का उद्देश्य था। आय की असमानता को कम करना, मतलब जो लोगों के बीच में जो गैप था उसको बहुत जल्दी कवर करना इस नीति की मुख्य लक्ष्य थे। मजदूरों को कार्य क्षमता से सुधारना, मतलब अब जो वहाँ पर जो काम करने वाले लेबर थे उनकी जो कला थी, जो उनका स्किल था, उस स्किल को क्या करना, आगे आगे मतलब उनको बहुत अच्छे से आगे सुधार करना उसमें। उद्योग संतुलन बना के रखना, मतलब जो औद्योगिक संतुलन था, जो बैलेंस था, उसको बना के रखना इनका मेन उद्देश्य था। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पे। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट ये आया कि औद्योगिक नीति 1956 की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि 1956 की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आप इसमें लिखेंगे कि औद्योगिक यानी कि उद्योगों का वर्गीकरण। इस 1956 की जो औद्योगिक नीति थी तो इसमें क्या करा था, जो उद्योग थे उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया था, मतलब 2 से 3 भागों में, ठीक है, 3 भागों में इसको बांट दिया था। अब कौन कौन से वो भाग हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला ए पार्ट क्या था, वह उद्योग जिनकी स्थापना केवल सार्वजनिक क्षेत्र, ध्यान रखना कि एक तो ऐसा इन्होंने फील्ड बना दिया कि जो केवल सार्वजनिक क्षेत्र की मदद से की जाएगी, जैसे कि आपका परमाणु ऊर्जा क्षेत्र था, भारी उद्योग था, तेल उद्योग और जहाजरानी, रेलवे, ये सब जो इंडस्ट्री थी ये आपकी ये सार्वजनिक क्षेत्र की हेल्प से आगे कराई जाएंगी। दूसरा इन्होंने बांटा था वह उद्योग जो केवल निजी क्षेत्र, यानी कि अब आपका आ गया निजी क्षेत्र, पहला आपका क्या था, सार्वजनिक क्षेत्र, दूसरा आपका निजी क्षेत्र की मदद से स्थापित होंगे, जैसे कि आपका मशीनरी उपकरण, खनन उद्योग, स्टील उद्योग और उर्वरक, ये सारी चीजें क्या थी, ये निजी हाथों में दे दी गई थी। तीसरा था वह उद्योग जिसमें केवल निजी क्षेत्र को गुण भूमि होगी, मतलब गुण भूमिका होगी, गुण मतलब सिर्फ इसमें सारी भूमिका निजी क्षेत्र की होगी, लेकिन इसकी जो स्थापना होगी वो सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा ही करी जाएगी, मतलब प्राइवेटाइजेशन एंड गवर्नमेंटाइजेशन इन दोनों को मिक्स कर कर क्या बना दिया था, तीसरा उद्योग को डेवलप कर दिया।
पहला उद्योग इन्होंने जो डेवलप किया था वो सार्वजनिक क्षेत्र की हेल्प से होगा, दूसरा इन्होंने निजी क्षेत्र की मदद से कर दिया, और तीसरा इन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों को मिक्स कर दिया कि भाई जो इसमें उद्योग करना चाहता है वो इसमें आपका ना अपना निवेश कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है कि औद्योगिक लाइसेंस। क्यों? क्योंकि भाई ये औद्योगिक लाइसेंस है, ये कंपलसरी है। मान लेते हैं कि ये कोई एक क्षेत्र है, यहाँ पर एक व्यक्ति को दे दिया है किताबें बनाने का लाइसेंस, तो यहाँ पर ये किताबें बना रहा है, तो पता चला कि यहीं से दूसरा व्यक्ति एक लाइसेंस लेने चला गया और यहाँ पर दूसरा व्यक्ति क्या करने लगा, किताबों की सेल करने लगा, किताबें आपकी बनाने लगा। तो मतलब इसका क्या हुआ, ये व्यक्ति इसका बिजनेस पे क्या हो जाएगा, असर पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो एक बिजनेस करेगा उसके लिए कोई और दूसरा बिजनेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, वो ओनली फिर वही एक व्यक्ति ऐसा बिजनेस कर पाएगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने लाइसेंस की सुविधा कर दी कि भाई जो इस चीज का लाइसेंस लेगा गवर्नमेंट उसको परमिशन देगी, अदरवाइज अगर कोई लाइसेंस नहीं लेता है तो उसके बिजनेस को बंद कर दिया जाएगा और उसकी प्योरिटी सिर्फ उसे ही दी जाएगी जिसके पास में लाइसेंस है। जैसे कि अगर हम बोलें कि एडिडास, एडिडास एक पेटेंट अधिकार है जो वो पेटेंट करवा चुका है, और एडिडास का अगर कोई कॉपी करता है या एडिडास को अगर कोई कॉपी करके उसको प्रोडक्शन करता है तो एडिडास की कंपनी उस पर क्या कर सकती है, केस कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसके पास में लाइसेंस है एडिडास को बनाने के लिए। तो गवर्नमेंट ने लाइसेंस को कंपलसरी कर दिया। देखते हैं क्या है, सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र का विकास करने के लिए निजी क्षेत्रों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया कि भाई जो भी निजी क्षेत्र में क्या करेगा, काम करना चाहेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, वो लाइसेंस लेगा ही लेगा गवर्नमेंट से। इससे क्या हुआ, जो पिछड़े क्षेत्र थे उनमें उद्योगों के लिए क्या होने लगा, प्रोत्साहन होने लगा कि भाई उन्हें अब कंफर्म हो गया कि इस वाले इंडस्ट्री को सिर्फ मैं ही चला सकता हूं और कोई व्यक्ति इस इंडस्ट्री के अंदर आके निवेश नहीं कर सकता है। समाज में समानता और समाज कल्याण को बढ़ावा मिलने लगा था लाइसेंस की विधि से, और उत्पादों में विविधीकरण आने लगा था कि भाई तू समोसे का लाइसेंस ले ले, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, ठीक है, कि एक तू समोसे का एग्जाम्पल वो ले ले लाइसेंस, मैं किताबों का लाइसेंस ले लेता हूँ, और तुम टीवी का लाइसेंस ले लो, तुम लैपटॉप का लाइसेंस ले लो, तुम मोबाइल की कंपनी का लाइसेंस ले लो, मतलब तुम बंदूक का लाइसेंस ले लो। मतलब हर तरीके से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, हर फील्ड में एक लाइसेंस देना शुरू कर दिया, और जिससे क्या होने लगा, लोगों में विविधताएं, यानी कि जो बिजनेस था, जो उत्पादन थे, अलग अलग तरीके के उत्पादन देखने को मिलने लगे, क्योंकि अब यहाँ पर हर कोई व्यक्ति अलग तरीके की इंडस्ट्री लेकर आ रहा था और लाइसेंस लेकर अपना काम शुरू कर रहा था। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारा कि कुछ उद्योगों में क्या है, औद्योगिक रियायतें। रियायतें मतलब होता है छूट, ठीक है। तो कुछ छूटे भी गवर्नमेंट ने क्या करा, कुछ रियायत भी देनी शुरू कर दी, कुछ उद्योग के अंदर रियायत गवर्नमेंट ने दे दी। क्या है देखते हैं, देश के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास करने के लिए सरकार ने कुछ क्षेत्रों में रियायतें निजी क्षेत्रों को दे दी थी। मतलब कि जहां पर ज्यादा पैसा लग रहा था और गवर्नमेंट को लगा कि यार यहाँ पर ज्यादा पैसा लग रहा है और ये निजी व्यक्ति या किसी आम व्यक्ति के अंडर में नहीं आता, मतलब इसको इतना पैसा खर्च ये नहीं कर सकता है, तो उसके लिए क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सब्सिडी देना या फिर उसमें कुछ छूट दे दी कुछ फील्ड के अंदर। कौन कौन से फील्ड थे देखते हैं। तो सबसे पहला फील्ड था आपका कर में छूट देना। मतलब कर जो टैक्स था उसमें क्या हो गया, टैक्स को कम कर दिया गया है। मतलब निजी क्षेत्रों को उनके कार्य में छूट दे दी गई, मतलब कर में छूट दे दी गई और उनका जो कर था वो माफ कर दिया गया, जिसके कारण निजी क्षेत्र और अधिक मात्रा में निवेश करने लगे। मतलब जितना हिस्सा वो टैक्स में देते थे अब वो हिस्सा अपने यहाँ पे लगाने लगे, इन्वेस्ट में लगाने लगे। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि भाई आप टैक्स कम कर दो, आप ज्यादा निवेश करो, जिससे कि हमारे देश में डेवलपमेंट जल्दी हो सके। तो लोगों ने क्या करा, इस चीज को अच्छे से फॉलो किया और लोगों ने क्या देखा कि जब टैक्स कम हो गया तो उन्होंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी। उसके बाद में बिजली की दरों में कटौती कर दी गई। मतलब जो बिजली का बिल आता था या बिजली के लिए जो पैसा दिया जाता था उसके लिए भी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, निजी क्षेत्र को छूट दे दी थी कि भाई आप बिजली की दरों को कम कर सकते हो और अपने उद्योगों को और आगे डेवलप करो। तो लोग और आगे बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लेने लगे और प्रोत्साहित हुए, और लोगों ने क्या हुआ, अब जो निवेश नहीं करना चाह रहा था वो भी धीरे धीरे अब निवेश करने लगा था। क्यों, गवर्नमेंट ने जब इतनी सारी छूटें दे दी थी, इतनी सारी चीजें रियायत दे दी, तो अब कौन ना करेगा बिजनेस, है ना।
आप सोचिए कि जब गवर्नमेंट अगर आपको इतनी सारी छूट दे दे तो आप क्यों नहीं करोगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि लघु उद्योग, इनके बारे में पढ़ते हैं। लघु उद्योग क्या है कि जो लघु उद्योग या छोटे पैमाने के उद्योग के जो उद्योग थे उनका क्या है, निवेश लगभग 5 करोड़ की पूंजी से कम होता था। मतलब हम बोलें कि जो लघु उद्योग है, अगर कोई इसको लघु उद्योग को क्या करता था, लगाता था, तो उसको कम से कम 5 करोड़ जो रुपए थे उससे कम का निवेश करने वाले को हम बोलते थे लघु उद्योग। सिंपल सी बात, मेन चीज यहाँ पर ये समझो कि जिस बिजनेस को करने के लिए 5 करोड़ से पैसा कम लगता था वो लघु उद्योग कहलाता था। ठीक है, यह 19 यानी कि 1955 में लघु उद्योग समिति, यहाँ ध्यान देना, लघु उद्योग समिति, इसे कार्य समिति के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इस बार 2020 के बोर्ड में यानी कि 19-20 के बोर्ड के एग्जाम में क्या था, कार्य समिति आया था और ये प्री बोर्ड के अंदर क्वेश्चन था। ठीक है, प्री बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन था, मॉक टेस्ट में भी इसका क्वेश्चन पूछा गया था। तो मतलब ये कार्य समिति है क्या, क्या होता है कार्य समिति, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो एक कार्य समिति है ये पूरे देश में एक सर्वे करती है और ये बताती है कि कौन सा बिजनेस कितने में होता है, लघु उद्योग क्या है और कौन सा कहां पर किस बिजनेस को मतलब लगाया जा सकता है, कौन सा उद्योग कहां पर होता है और किस तरीके का उद्योग होता है। तो सारी चीजों के ये इंट्रोडक्शन या फिर इन सारी चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना कार्य समिति का ही काम होता है। तो इसको बोलते हैं लघु उद्योग समिति या फिर कार्य समिति। तो इसने कार्य समिति ने 1955 में अपनी एक रिपोर्ट पेश करी थी। उस रिपोर्ट में क्या कहा था इसने, हम देखते हैं। उन्होंने छोटे पैमाने के उद्योगों में 3 मुख्य अपनी बातें बताई थी। तो जो सबसे पहली बात क्या कही थी उन्होंने कि श्रम गहन उद्योग। उन्होंने बोला श्रम गहन उद्योग, श्रम मतलब होता है मजदूर, यानी कि क्या है, मैन पावर। कार्य समिति ने बताया कि लघु उद्योग में श्रम गहन उद्योग जिसमें श्रम पर अधिक बल दिया जाता है, लेकिन बड़े पैमाने के उद्योग पूंजी गहन होते हैं। मतलब यहाँ पर मैन पावर पर ज्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन जो बड़े पैमाने के लोग होते हैं, जो बड़ी इंडस्ट्री होती है, वहां पर पूंजी गहन होती है। मतलब वहां पर पूंजी के लिए सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। तो वहां पर पूंजी पर अधिक बल दिया जाता है। कहां पर, जो बड़े उद्योग होते हैं। ठीक है, जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं वहां पर श्रम गहन उद्योग होते हैं, मतलब उन पर श्रम पे ज्यादा जोर दिया जाता है, मैन पावर पे। लेकिन जो आपके बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं वो पूंजी गहन होते हैं। ठीक है, मतलब उनमें पूंजी पर ज्यादा जोर दिया जाता है। तीसरी बात इन्होंने बोली थी, दूसरी बात, कि लोचशील उद्योग, कि जो छोटे पैमाने के या छोटे उद्योगों को किसी भी सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया जा सकता है। मतलब जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, आप यहाँ की बजाय उनको यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, यहाँ पे नहीं चल रहा है तो यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, मतलब आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो, उनका स्थान परिवर्तित कर सकते हो। लेकिन जो बड़े उद्योग होते हैं वो केवल वहीं पर स्थापित किए जा सकते हैं जहां पर कच्चे माल लाने और ले जाने की सुविधा होती है। मतलब अगर आपसे बोला जाए कि एक बड़ी इंडस्ट्री लगाओ, तो आप बड़ी इंडस्ट्री कहाँ पर लगाओगे, जहां पर ट्रक वगैरह या फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी या फिर कच्चा माल आपको आसानी से मिल जाए या फिर आपको लेबर आसानी से मिल जाए, आप वहां लगाओगे। लेकिन जो छोटे उद्योग होते हैं आप उनको कहीं पर भी यूज कर सकते हो, कहीं पर भी स्थापित कर सकते हो। तीसरी बात उन्होंने बोली थी कि अल्प निवेश उद्योग, जो छोटे पैमाने के उद्योग थे वो कम से कम निवेश में स्थापित कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं वो क्या होते हैं, वो ज्यादा निवेश के कारण वो ज्यादा ही उनको क्या करना पड़ता है, निवेश करना पड़ता है। और उनमें जब ज्यादा निवेश करना पड़ेगा तो वो क्या होते हैं, कम ज्यादा प्रीफेयर करते थे वो। जो कार्य समिति थी वो बोलती थी कि जो बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं उसमें अधिक पैसा लगाकर काम किया जाता है, लेकिन जो छोटे पैमाने के जो उद्योग थे उसमें आप कम से कम पैसा लगाकर अपनी इंडस्ट्री को चला सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में जो पॉइंट है वो ये है कि 1950 से लेकर 1990 की औद्योगिक विकास नीति की विशेषताएं। अब देखो पूरी आपकी ये आ गई है कि 1950 से लेकर 1990 के बीच में जो औद्योगिक नीति लागू करी गई थी उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो सबसे पहली जो विशेषता थी कि सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक विकास के रूप में एक भूमिका इसने निभाई थी। निजी क्षेत्रों ने द्वितीय क्षेत्र में अच्छी भूमिका निभाई। मतलब जो निजी क्षेत्र थे उन्होंने द्वितीय क्षेत्र, मतलब जिसको हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी या ट्रांसपोर्ट सेक्टर बोलते हैं, उसमें अहम भूमिका निजी क्षेत्र की थी।
औद्योगिक लाइसेंस ने अहम भूमिका निभाई। इससे क्या हुआ, हर लोगों के लिए एक परमानेंट उद्योग बन गया था। उसके बाद में आयात को कम और निर्यात को अधिक जोर दिया गया कि भाई हमारे देश से माल जाएगा, हमारे देश में कम से कम आए, ठीक है, ये चीज फॉलो करी गई। घरेलू उद्योगों ने विदेशी वस्तुओं के साथ प्रतियोगिता करने लगी, मतलब अब हमारे देश में जो बनी हुई चीजें थी वो इंटरनेशनल लेवल मार्केट पर, इंटरनेशनल मार्केट में भी वो बेची जाने लगी थी, वहां पर भी उनकी सेल होने लगी थी। अर्थव्यवस्था का अधिक संरचना का विकास होने लगा, आर्थिक संरचना मतलब जो आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो धीरे 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 बढ़ने लगा था, और जो उद्योग था हमारा चरम बिंदु पर आने लगा था, मतलब वो और ज्यादा डेवलप होने लगा था। रोजगार के छोटे, जो रोजगार के लिए जो छोटे पैमाने के जो उद्योग थे वो धीरे धीरे विकसित होने लगे थे। नेक्स्ट देखते हैं कि औद्योगिकरण के अच्छे प्रभाव। तो अब देखते हैं कि जब उद्योग डेवलप हो रहा था, जो औद्योगिकरण हुआ था, उसके अच्छे क्या क्या प्रभाव थे, उसके अच्छे क्या क्या प्रभाव हैं। तो भारत में औद्योगिकरण की क्रांति ने भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को बदल ही दिया था। तो कैसे बदल देते हैं ये देखते हैं। तो उसके कुछ प्रभाव हैं, उसके कुछ अच्छे प्रभाव हैं। तो सबसे पहला प्रभाव क्या है, जीडीपी में वृद्धि देखने को मिली थी, तेजी से विकास होने लगा था जीडीपी का, ठीक है, जो जीडीपी थी वो बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी। औद्योगिक क्षेत्र का विविधीकरण हुआ था, मतलब अलग अलग तरीके के हमें अब रोजगार देखने को मिलने लगे थे, क्योंकि हर सेक्टर में एक लाइसेंस होने लगा। तो अब भाई जब इसको लाइसेंस एक बार किताब बनाने का मिल गया तो इसको तो दोबारा मिलेगा नहीं, ये दूसरे किसी उद्योग का लाइसेंस लेने के लिए आएगा। तो इस समय विविधताएं देखने को मिलने लगी थी। बड़े पैमाने में औद्योगिक की स्थापना होने लगी, जैसे लोहा और इस्पात का इनका इंडस्ट्री लगने लगी, सीमेंट की फैक्ट्री लगने लगी, कारखाने, चीनी मिल वगैरह, इन सब की गन्ना मिल वगैरह, ये सब इंडस्ट्री लगने लगी थी। कुटीर उद्योगों का विकास हुआ, मतलब जो छोटे छोटे कुटियाओं में जो छोटे छोटे उद्योग थे जो घरों में लगाए जाते थे उनका भी धीरे धीरे विकास होने लगा था, और आर्थिक विकास तेजी से देश का होने लगा था। मतलब जो भारत था, जो इंडिया था आपका, इंडिया बहुत तेजी से ग्रोथ करने लगा, ये विकसित होने लगा था, ठीक है। समझ आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर करिए फटाफट जल्दी से, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं और आप लोगों की समझ में आ रहा है। औद्योगिकरण के बुरे प्रभाव देखो, अगर किसी चीज के अच्छे प्रभाव होते हैं तो उसके बुरे प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। अगर आपको मोबाइल है आपके हाथ में, जो आप जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो, तो मोबाइल की अच्छी चीजें भी हैं, अच्छे प्रभाव भी हैं कि आप हमें सुन रहे हो, आप अपने घर में बैठे बैठे आप अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर रहे हो, आप अच्छे से समझ रहे हो, तो इसके अच्छे प्रभाव है। लेकिन इसके बुरे प्रभाव आपको पता होंगे। मैं अगर आपको, जैसे मैं आप पढ़ा रहा हूँ, सपोज करो ऊपर से व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ जाए, तो जैसे ही आपको व्हाट्सएप का कोई मैसेज आया तो आप क्या करेंगे, ये वीडियो तुरंत छोड़कर सीधा कहाँ पहुंचेंगे, व्हाट्सएप पे पहुंचेंगे, या फिर अगर अदर कोई सोशल मीडिया का आपके ऊपर मैसेज आता है तो आप उसमें चले जाएंगे। तो मतलब इसके कुछ दुष्ट प्रभाव भी हैं, तो वो तो हम इग्नोर करते हैं, लेकिन हम बेस्ट चीजें लेते हैं इससे, जो अच्छी चीजें होती हैं वही सिर्फ हम गहन करें तो अच्छा होगा। तो औद्योगिकरण के जो पूरे प्रभाव थे वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहला बुरा प्रभाव था कि जो सार्वजनिक क्षेत्र था उसको महाभार के रूप में, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र को एक बहुत बड़े बोझ के रूप में जाना जाने लगा, कि भाई अगर सार्वजनिक क्षेत्र है तो सब कुछ है, नहीं है तो नहीं है, सब कुछ अब सार्वजनिक क्षेत्र के ऊपर आ गया। तो एक इसके ऊपर मतलब बहुत ज्यादा भार सा आ गया था, और सब लोग निजी क्षेत्र की ओर ही निकलने लगे थे। तो जिससे क्या हुआ, गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगी थी। एक तो इसके लिए ये नेगेटिव पॉइंट था। दूसरा नेगेटिव पॉइंट था कि घरेलू उत्पादन का संरक्षण तो किया गया, मतलब घरेलू उत्पादन का संरक्षण तो किया गया, किंतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो सामना हम पूरी तरीके से नहीं कर पाए थे। मतलब हम अभी कम सक्सेस हुए थे इंटरनेशनल लेवल की मार्केट के लिए। विदेशी विनिमय कोप बढ़ने लगा। कोप का मतलब होता है जो विदेशी विनिमय का जो कोप होता है, कोप मतलब होता है कि शेष भुगतान जो था वो बढ़ने लगा था हमारे लिए, और आयात को ज्यादा किया जाने लगा। मतलब यहाँ पर जो इंडस्ट्री जब लगने लगी तो भाई बाहर से फैक्ट्रियां वगैरह लगाने के लिए मशीनरी भी आएंगी, बहुत सारी चीजें जो बड़ी बड़ी मशीनें होती थी वो हमें फॉरेन कंट्री से मंगानी पड़ रही थी। तो इससे क्या हुआ, आयात भी बढ़ने लगा था। तो ये इसके कुछ क्या थे, ये बुरे प्रभाव भी थे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, कि देख रहे हो क्या, मतलब छोटे छोटे सी जगह पर इतने बड़े बड़े ये आपका पूरा इंडस्ट्री नजर आ रही है, इसमें घर तो कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। आप देख रहे हो इतनी बड़ी बड़ी मशीनें जब आई थी तो इनका आयात होने लगा, तो हम क्या हुआ,
तो कर्जे में धीरे धीरे गवर्नमेंट डूबने लगी और यहाँ पर बहुत सारी बुरी चीजें देखने को लिए मिली। तो वो क्या था और कैसे चेंज हुआ वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये चैप्टर आपका हो चुका है खत्म। और जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इनके ओरम स्मार्ट क्लासेस को। और आपको हमारे न्यू चैनल ओरम एड्यू, AURUM ओरम EDU, ओरम एड्यू यानी कि ओरम एडुकेटर्स के नाम से आपको हमारा चैनल नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि इस चैनल का नाम पहले क्या था, पहले चैनल का नाम था स्टडी विद टॉपर, तो हमने इसका नाम चेंज अपने ही नाम पर दोबारा रख दिया, क्योंकि जो हमारा ओरम है वो रजिस्टर्ड है, तो हमने इसी के नाम पर हमने अपना दूसरा ये चैनल बनाया है। ओरम एडुकेटर के नाम से हमने इसको क्रिएट कर दिया है, इसका नाम चेंज कर दिया है। तो प्लीज आप इसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पर आपको क्या होगा, 10th और 12th की सभी इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपके बोर्ड 2021 में जो पेपर में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरी इस वीडियो पर 100 लाइक, आपके लिए कोई ज्यादा बड़ा टास्क नहीं है, मेरी इस वीडियो पर 100 लाइक आप कर दीजिए, जिससे मुझे लगेगा कि हाँ आप मेरे को सुनते हैं और मैं आपको अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए और कहीं भी इधर उधर घूमने का ज्यादा मत जाइए, घूमिए लेकिन अपना सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।